अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। पेशावर हाई कोर्ट से एक बार फिर पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। मुख्तसर अदालती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे और पार्टी को बल्ले का इंतखाबी निशान दे। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, क्योंकि 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। क्या 13 जनवरी से पहले इस मामले में मजीद कोई ट्विस्ट आ सकता है? इसके अलावा आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आरओ का फैसला बरकरार रखते हुए बानी चेयरमैन के कागजात नामजदगी मंजूर करने की अपील मुस्तरद कर दी है, जिसके खिलाफ पीटीआई ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। क्या हाई कोर्ट से किसी किस्म का रिलीफ मिलने का इम्कान है, क्योंकि बानी चेयरमैन सजा याफ्ता हैं? दूसरी तरफ मीडिया तनकीद के बाद नून लीग ने इंतखाबी मुहिम जनवरी 15 से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। क्या इलेक्शन जीतने के लिए 20 दिन की इंतखाबी मुहिम काफ़ी होगी? अहम बात यह है कि सीट एडजस्टमेंट के लिए इत्तेहादियों के साथ गुज़िश्ता माह से जारी बातचीत का नतीजा अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। इसी वजह से पंजाब, केपी और सिंध में नून लीग के टिकट होल्डर्स की लिस्ट जारी नहीं हो सकी है। इस दौरान टिकटों की जो तकसीम पर नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं, उसकी भी कुछ खबरें आ रही हैं। अब सवाल यहाँ पर एक ये भी उठता है कि क्या अंदरूनी इख्तलाफात की कीमत पर इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट का नून लीग को फ़ायदा होगा या नुकसान? दिलचस्प अमर यह भी है कि पीटीआई की टिकटों का मामला भी इख्तलाफात का शिकार है। इस हवाले से उबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने दावा किया है कि पीटीआई के टिकट बानी चेयरमैन ने फाइनल किए हैं, जिसका ऐलान 2 दिन में हो जाएगा। क्या टिकटों की तकसीम का मामला पीटीआई को भी मुतासर करेगा? इसके साथ साथ कुछ अहम हलकों में टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफ़ा भी आम खबर है। इसके क्या मुहरक़ात हैं और पस मंज़र, इन तमाम इशूज़ पर आज हमने बात करनी है। अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। हमारे सूद हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। महमूद मौलवी साहब रहनुमा हैं IPP के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हसन, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे बताइएगा कि बल्ला तो वापस हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया है और मुख्तसर फैसले में कहा है अब ये 13 जनवरी को निशानात अलॉट होने हैं। जी, मेरी तो मालूमात ये है कि इलेक्शन कमीशन शायद इसको कंटेस्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपकी क्या खबर है? खबर तो ये है कि इलेक्शन कमीशन कंटेस्ट करेगा, लेकिन बात ये भी है कि ये जो आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, और वो फैसला क्या वो देने की उनके पास अथॉरिटी थी? क्या वो बेहतर ना होता कि ये मैटर दोबारा इलेक्शन कमीशन को ही रिमांड कर देता? क्योंकि देखिए, ये रिट जुरिस्डिक्शन में किस तरीके से लेकर आए हैं, और फिर केपी की जो है बेसिकली हाई कोर्ट है पेशावर की हद तक, वो अब वो कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के अपने कुछ अफसरान हैं जो कि ये सवालात उठा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। अब आई डोंट नो, मेरे ख्याल के मुताबिक तो बेहतर डिसीजन यही है कि इवेंचुअली इस मैटर ने डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही होना है। तो इसको लिंगर ऑन करने के बजाय सॉरी माफ़ कीजिएगा, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट चले जाए और अदरवाइज़ इस फैसले को मान लें। इसमें कौन सी ऐसी बात है? यानी अगर बल्ला अगर उनके पास मिलना है, निशान मिलना है, अपने अगर उनके डिसीजन को मानना है जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, तो ठीक है। नहीं तो आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। लेकिन जो मैंने उनका फैसला पढ़ा है इलेक्शन कमीशन का, वो बड़ा जानदार फैसला है, और जिस तरीके से पेशावर की हाई कोर्ट ने उसको उड़ाया है, वो उड़ाने का उनके पास वैसे बाजार को ऐसा जवाब मौजूद नहीं था। मुझे एक ब्रेक लेनी है। अब आपने कहा उनके साथ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। अज़हर सिद्दीक़ साहब, मुझे बताइएगा, कुछ एतराज़ात आप सुन रहे होंगे, हसन भी उठा रहे थे इस मामले पर, लेकिन मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अब ये पेशावर हाई कोर्ट वाला फैसला फाइनलिटी अटेन कर गया है, या फिर आगे अभी कुछ और मराहिल भी हैं, कुछ और दरिया भी हैं जो अबूर करने हैं सुप्रीम कोर्ट तक? बहुत शुक्रिया। हसन तो आपके प्रोग्राम में कहता था कि जनाब पीटीआई बल्ला जो है वो पीटीआई को मिलना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि वो शायद उनका ओपिनियन जरा मुख्तलिफ है और डगमगाए हुए हैं। लेकिन देखिए, 2 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। मैं मिसाल के तौर पर, एक आदमी ने अगर कत्ल किया है तो उसकी कत्ल की सजा के लिए ना एक ट्रायल होता है, समरी ट्रायल नहीं होता, शातें होती हैं। शातें अब एक पार्टी से अब बल्ले का निशान वापस ले लेंगे, ऐसे बल्ले का निशान वापस नहीं लिया जा सकता। ये जो समरी प्रोसीडिंग हुई है, ये साबित करती है बदनीति
मैलाफिडी, परवर्शन ऑफ प्रोसीजर, और इतना खतरनाक ये काम है। और वैसे भी मैं आम आदमी के लिए बताता चलूं, देखें किसी पार्टी को बैन करना है ना, तो आर्टिकल 17 है, ठीक है ना जी, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, और इसके लिए वफाकी हुकूमत पहले बैठती है, वो बैठ के एक ऑर्डर पास करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। ये इलेक्शन कमीशन ने ना कोई शोकाज नोटिस किया, और 175 पार्टियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल अच्छी नहीं लगती है, और वो शुरू आपको पता है प्रॉपर्टी फंडिंग से, तोशा खाना से, तौहीन इलेक्शन कमीशन से। वफाकी हुकूमत ने 9 मई पर एक कमेटी बना दी है वैसे। नहीं, पहले एक तो मैं बताता चलूं, वे ये निगरान हुकूमत को तो इख्तियार नहीं है, पहली बात, नंबर वन। अब इसके अंदर देखें ट्रायल में प्रोसीडिंग सारी अभी चल रही हैं, और वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। TORs में तो उन्होंने रेफरेंस दिया है कि किस तरह हम बना रहे हैं। मैं फिर बताना चलूं ना, इख्तियार नहीं है ना जी, वो इलेक्शन करानी आई, आगे इलेक्शन अपना कराए, पीछे अपना हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त करना होता तो वो कर चुके होते। तो ये निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो बात बड़ी अहम है ना, इलेक्शन कमीशन, आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात, इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज करे, इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ जुर्माना होगा, बल्कि हम अब सारा का सारा जो मलबा है ना, पूरे एविडेंसेस इकट्ठी करके आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे कि किस तरह से एक पार्टी को टारगेट का निशाना बनाया गया। और वैसे भी मैं नहीं समझता आप अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एंटरटेन भी उस तरह करेगी। अब अभी रिसेंटली आपने देखा है जो हल्का बंदियों वाला मामला आया, हल्का बंदियों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी अब होना है ये इलेक्शनों के बाद होगा। और ये, और मैं तो वो इलेक्शन कमीशन जो मुल्क में इंतखाबात करा नहीं सका, एक सियासी जमात के इंतखाब के पीछे पड़ा हुआ है, और वो भी टेक्निकल ग्राउंड के पीछे। जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला, बेहतरीन फैसला दिया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो गैर कानूनी है और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और नो लीगल इफेक्ट। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इसके है क्या इख्तियार, 209 सेक्शन वगैरह अगर पढ़ के देख ले, एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के अलावा बाकी तो इख्तियार ही कोई नहीं है, यानी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अब उस सर्टिफिकेट में अगर कोई फ्लॉज है, उसके लिए बाकायदा जब तक एक ट्रायल नहीं होता तब तक आपका, और इलेक्शन कमीशन को बार बार भिजवाने की जरूरत नहीं है। तीसरा बड़ा बात यह है कि बल्ले का इंतखाबी निशान दे, अब तो भाई इंतखाबी निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले की वजह से, सिंपल सी बात अगर यूं देखें आप, तो आदर साहब एक सवाल का जवाब दें मुझे आप, कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए या निशान का क्या करना है, तो फिर रेगुलेटर कौन है यहाँ पर? कोर्ट्स नहीं देखना है सारा? देखिए ना, रेगुलेटर का काम है रेगुलेट करना। रेगुलेटर का मतलब नहीं है पार्टी बंद कर देना, पार्टी पे बैन लगा देना। ये पार्टी पे बैन लगाया, बट उन्होंने पार्टी पे तो बैन नहीं लगाया ना, सिर्फ निशान, बल्ले के निशान पर एतराज उठाया है उन्होंने। पार्टी तो दैट इज देयर, आपके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं ना। मैं फिर बताता चलूं, 215 पढ़ लीजिए, जब आप एक, यानी ये नहीं लिखा कि बल्ले का इंतखाबी निशान, हम तो कोई और निशान ले ही नहीं सकते, लिखा हुआ है क्या आप इंतखाबी निशान वापस ले लेंगे, ये थोड़ा लिखा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान। पार्टी तो बैन नहीं किया सर, आपको यूनिफॉर्म सिंबल नहीं मिल सकता था ना, प्रॉब्लम ये है। इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते आप पार्टी के तौर, जब आप कोई सिंबल नहीं ले सकते, इलेक्शन कहां से लड़ सकते हैं आप? ये बड़ी बात है तौर पर। ये देखें ना, अब दो बातें हैं ना, एक सिंबल ना लेना और केस है आपका ये कहना कि पार्टी को ही बैन कर दिया वो, और उन्होंने पार्टी को तो बैन नहीं किया, यह सिंबल वापस लेके आपका ये ख्याल है कि सिंबल लेने की वजह से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो पार्टी को फिर अपना डिसॉल्व भी समझा जाए। महमूद मौलवी साहब आपके, ओके सिद्दीक साहब, अजहर साहब आपका पॉइंट आ गया, आप मुझे महमूद मौलवी साहब की तरफ जरा जाने देना। महमूद साहब, आपके ख्याल में अब क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए या बल्ले का निशान अलॉट कर देना चाहिए जिस तरह हाई कोर्ट ने फैसला दिया है? और जिस तरह अजहर साहब कह रहे हैं कि अब हम सबूत के साथ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि उन्होंने कैसे कैसे हमारे खिलाफ ये सारा कुछ किया है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, उनका हक है, बिल्कुल उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए जो वो अपना हक बता रहे हैं। मगर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि देखें जी, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले कहा था कि जी जो है पेशावर हाई कोर्ट का जो है इस इलेक्शन के कमीशन के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, वो भी तो पड़ा हुआ है ना। देखिए, अगर हम इलेक्शन कमीशन ही को ना माने और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें करें और ये कहें कि जी पेशावर हाई कोर्ट क्योंकि हमारा फेवरेट कोर्ट है, हम वहाँ से सारे फैसले लें, तो ये भी जो है एक सही नहीं है। देखिए, बिल्कुल उनको बल्ला मिलना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मगर हम इलेक्शन कमीशन को
इतना उसको तनकीद करें और इतना उसको डीमोरलाइज करने की कोशिश करें तो फिर उसकी रिट नहीं रह जाती। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी वो सही हुआ या गलत हुआ, मगर एक रिट होती है इलेक्शन कमीशन की। या तो देखिए हम कहें कि जी इलेक्शन कमीशन को ख़त्म किया जाए, जो पीटीआई के लिए जो फैसला इनके हक में आता है तो वो जजेस भी अच्छे होते हैं, जो फैसला इनके ख़िलाफ़ आता है तो जजेस भी बुरे होते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसको बैठ के एक फ़ैसला कर ले, जो भी मेरा कहना ये, मगर ये कहना कि जी हम 15 मिनट के अंदर अंदर अगर वो नहीं करेंगे। देखिए, यू शुड नॉट थ्रेट द इलेक्शन कमीशन। देखिए, उनको थ्रेट नहीं कर सकते कि जी 15 मिनट में करें। हर जो है इदारे के जो है एक जो है अपना सिस्टम है, आप उनको थ्रेट नहीं कर सकते कि जी अगर नहीं करेंगे उनको तौहीन अदालत हो जाएगी। और देखिए, थ्रेटनिंग के ऊपर ही जो है काफ़ी डेंजरस हो जाता है। और देखें, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन देखें ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। बिल्कुल मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, इसका फैसला वंस फॉर ऑल होना चाहिए कि अगर ये शिर्क ही ख़त्म करना है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई राइट नहीं है चेक करने का और सिंबल देने का और जो है कि इलेक्शन हुए या नहीं हुए, तो वो भी ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन हैज़ गॉट नो राइट, इलेक्शन कमीशन का काम है जी इलेक्शन कराए और जो है जो रिजल्ट्स हो वो अनाउंस करें। कल को ये पार्टी ये भी देखे ना, मेरा कहना है कि हर चीज़ हमें कोर्टों में ले जाना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं एक सिस्टम के तहत चलती है, हम इसको चैलेंज जरूर करें। राइट, तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसको चैलेंज करना चाहिए। अजहर साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पार्टी ना बने और कोर्ट ने बता दिया है, और हसन साहब कह रहे हैं इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। सब जरा आप आगे बढ़ते हैं, इस पे मजीद कोई कमेंट तो नहीं करना आपने? करना है जी बताइए। देखिए जी, जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डीबी था आज जिसने समाअत की है, उन्होंने इतने गैर मुतल्लका रिमार्क्स दिए हैं जो पार्टीज आपके सामने नहीं है। आप कह रहे हैं जी कि बाकी पार्टियों में तो जो है वो कहते हैं ख़ानदानी जो है वो सियासत चल रही है, और ये पार्टी है जो जिसमें हकीकी जो है वो वर्कर ऊपर आ रहा है। भाई दूसरी पार्टीज आपके सामने थी नहीं, आपने ये गैर मुतल्लका रिमार्क्स क्यों दिए? फिर कहते हैं कि जी सहूलतकारी का इल्ज़ाम मत लगाएं। तो सहूलतकारी जब आप खुद दे रहे हो, जब आप एक्स्ट्रा क्रीज से बाहर निकल कर फैसले दे रहे हो, ऐसे फैसले जो कि आपकी रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर शायद वो आते भी नहीं है पूरी तरीके से, बकौल इलेक्शन कमीशन के चंद अफसरान के, तो फिर आपके ऊपर सवालात उठेंगे। तो बेहतर यह है कि ये मामला वाकई सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड करे, क्योंकि कभी बल्ला है कभी बल्ला नहीं है, फिर बल्ला है बल्ला नहीं है। पहले पेशावर हाई कोर्ट के ही एक जज साहब, उन्होंने क्या फैसला दिया, उन्होंने हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड किया और कहा कि ये केस मेरे मुतल्लका नहीं है, इसको डीबी सुने। यानी इस तरह की कभी आप सुनिए, जब आपको मुतल्लका नहीं है तो डीबी सुने, तो डीबी ने से पहले इस फैसले को अंडू करना पड़ा, क्योंकि उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं था पहले। फिर इलेक्शन कमीशन जब जाके पार्टी बना तो वो फिर सिंगल जज साहब का फैसला सस्पेंड हुआ। अब फिर जाके इन्होंने फैसला कर दिया। पर वो एक एतराज ये कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं भाई अगर एक कोर्ट ने फैसला दे दिया तो इलेक्शन कमीशन इसको मजीद क्यों परसू करना चाहता है, छोड़ दे वो क्यों हमारे पीछे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अपने इख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस किस्म की फजूल किस्म की जो है जुबान इस्तेमाल की जाती है, और आज जिस तरह कहा गया, महमूद मौलवी साहब इज राइटली सेइंग इट, तो उन्होंने कहा जी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कभी आज तक आपने सुना है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई? इतना आगे क्यों गए? सही है जी। महमूद साहब आप भी कोई बात करना चाह रहे थे? गुफ्तगू क्यों करते हैं ये? कुछ कहना चाह रहे थे? क्यों करे इलेक्शन कमीशन? देखिए, एक तो चीज बड़े तीन लोगों का जवाब, यानी मैं अजहर साहब आता हूं आपकी तरफ। अजहर साहब मैं आता हूं, महमूद साहब एक बात कर ले फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। देखिए, एक तो चीज बड़े वाजे है कि जो पेशावर हाई कोर्ट है वो बायस है और वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के फेवरेट हैं और उनको फेवर कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आवाम देख रही है। ओके अजहर साहब देखिए, इसमें तो कोई देखिए जो चीज नजर आ रहा है, सियासी जमात यानी तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान कह रही है पेशावर हाई कोर्ट बायस है, इलेक्शन कमीशन बायस नहीं। हम कहें थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, हाफ हाफ तो यानी खुदा रहा किस बात से बायस है? इलेक्शन कमीशन ऐसा अफसोस का मकाम।
एक सियासी लीडर को इस तरह की बात करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपके सामने बताऊं, देखिए आप ना तारीख किया करें कि पिछले पुरानी तारीख के प्रोग्राम भी साथ रखा करें। और मैं बताता चलो, लाहौर हाईकोर्ट में भी आया था मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा नहीं, पेशावर हाईकोर्ट देख लिया। पेशावर हाईकोर्ट किसने कहा कि जुरिडिक्शन पेशावर हाईकोर्ट की नहीं है? यानी हम एक आम आदमी बैठ के कह रहा है कि जनाब अदालत का एक जज ने, ओ भाई अदालत के 2 जज बैठे थे, सिंगल जज ने कहा था, अब डीबी आ गया, डीबी ने फैसला कर लिया, अगर वो गलत है सुप्रीम कोर्ट देख लेगी। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती अजहर साहब, एक बात बताएं मुझे, ये इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया तो ट्रोलिंग बाकायदा शुरू हुई, सोशल मीडिया पे एक डर्टी कैंपेन चली, और हाई कोर्ट्स कोई फैसला खिलाफ करें हक में करें तो भी ट्रोलिंग होती है, हक में आता है तो नहीं होती, तारीफ खिलाफ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है यहाँ आप कोई इलेक्शन कमीशन की तारीफ करें उस पर ट्रोलिंग मुखालफत, ये पाकिस्तान में अब कल्चर बन चुका है। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं कि आईपीपी ऐसी बात कर रही है? ये तो अब जिसकी लाठी है इस मुल्क में उसकी भैंस बन चुकी है। नहीं, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है। ट्रोलिंग कर रहे हैं आम लोग, हमें क्या पता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अच्छा। जब हम बैठ के टीवी चैनल पे बैठे हैं ना, टीवी चैनल पे बैठ के जब आप अपना माइंड दे रहे हैं ना, तो वो फिर क्लैरिटी के साथ माइंड है, यानी ऐसे नहीं है क्या बाइस है, क्या बाइस किया है उसने, क्या अपना पेशावर हाईकोर्ट का ताल्लुक है इस मामले में कि वो बाइस है। अच्छा, आप टीवी में बैठ के मुझे बताएं कि काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है कि वो कैसे जज हैं? देखिए मैं फिर बताता चलूं आपको, काजी फाइज साहब अच्छे जज है, इसमें परेशानी की क्या बात है? उनके कई फैसलों पे एतराज है, लेकिन इसमें क्या मतलब है? मैं देखिए ना, आप तो कल अगर बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से वापस हो जाता है तो आप तस्लीम कर लेंगे? भाई महमूद मौलवी साहब कौन है? महमूद मौलवी साहब कौन है? पेशावर हाईकोर्ट के कोई अफेक्टेड पार्टी है वो, या अच्छा। हसन अयूब अफेक्टेड? भाई महमूद मौलवी साहब आप कौन है जी? आप और हसन अयूब साहब आप दोनों कौन है अजहर साहब की तरफ? अजहर साहब अब मैं आपका एतराज ले जाता हूं, महमूद साहब आप कौन है जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं? जवाब दें अजहर साहब को। देखिए एक नॉर्मल जो है शहरी हूं, और मैं जो देख रहा हूं मैं वो कह रहा हूं। उसकी वजह यह कि बहुत सी अलग और केसेस में भी मैं देख रहा हूं। देखिए ये तो काफी अरसे से नजर आ रहा है। मैं अपना राय दे सकता हूं, मेरा अपने राय का हक है, ये मेरा ओपिनियन है, हर एक का अपना ओपिनियन है। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा मेरा अपना ओपिनियन है, मैं एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हूं, बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई सेड इट व्हाट आई वांटेड टू। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं मेरे इख्तियार से? हसन आपका वो कह रहे हैं कि क्या इख्तियार है, आप इस किस्म का सवाल आता है? नहीं देखिए, जजमेंट है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उन्होंने फैसला कर दिया है। मैं उसके ऊपर कोई भी कमेंट करूं, वो वकील है, उनको मालूम है, मैं कर सकता हूं, उसके ऊपर इख्तिलाफ कर सकता हूं, उससे एतराज कर सकता हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं वोटर हूं ना। बट मेरा मानना ये है, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं। ये मेरी एक प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल स्टांस है। देखिए उसूल तो ये तय है ना कि भाई आप जजमेंट पे बात कर सकते हैं, बट जजेस पे बात नहीं कर सकते। और मेरी तमाम जमातों से इसी बात पे इख्तिलाफ होता है कि आप जजमेंट पे जरूर तनकीद करें, खुल के करें, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि सियासी जमातें जजेस पे जाके बात करती हैं। भी तो अपने अमाल देखें ना, जजेस पे एतराज है तो उसका तरीका है। जजेस भी अपने अमाल देखें ना, जजेस साहब कैसी बातें कर रहे थे, वो उनको जो पार्टी उनके सामने नहीं है उनसे मुतल्लिक उनको रिमार्क्स देने चाहिए थे। ये आज पेशावर हाई कोर्ट वाले जज ज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा जवाब देने से बेहतर है कि बंदा इस्तीफा दे। उन्होंने ट्रक का हिसाब देना था, वो ट्रक का हिसाब तो अलग था ना। और इससे पहले जो उन्होंने प्रॉपर्टीज परचेज की माइनर से अपने नाम ली, फिर उसके ऊपर यही लोग दिफा कर रहे थे, ये कह रहे थे कि जनाब ये वो जज हैं जिनके ऊपर जिनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको साथ बिठाकर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने खामोश पैगाम दिया था सबको, और फिर उन जज साहब ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, जूतियां फेंक के भाग गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था कि जी उनको अपने पर्क्स एंड प्रिविलेज चाहिए। उनको मालूम है कि तकरीबन 12-15 लाख रुपए से ऊपर की ज्यादा उनको जो है ना मराद, तो उन्हें लग रहा था केस उनके खिलाफ चला जाएगा 100% उनको। तो फिर ये मराद शराद सब बंद हो जाती जी, मराद सारी बंद हो जाती थी ना। तो वो उन्होंने क्या किया, अच्छा वो पहले जनाब, लेकिन ये उसूल अब तय तो होना चाहिए, क्या सिर्फ इस्तीफे से जान छूट सकती है? यही मैं चाहता हूं। देखिए ये उसूल तो अब तय होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी वो एसेट बियॉन्ड मींस का क्या मामला है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जिसमें ये शिकायत मौजूद थी, उनके पास कम से कम इतना इख्तियार है कि वो सिफारिश कर सकें या ये मैटर रेफर किया जा सके इवन FIA को, वो कर सकती है किसी भी जो ऐसी एजेंसी को जो कि प्रोब करे मैटर। और एसेट्स बियॉन्ड मींस का मसला होगा, एसेट बियॉन्ड मीन का हो सकता है, नैप का हो सकता है, जो भी तरीकाकार है जिससे भी प्रोब कराना चाहें, ये तो उनकी स्वाबदीद है जजेस की। चले मैं इसका जवाब लेता हूं एक ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। अजहर सिद्दीक साहब, आप ब्रेक से पहले कोई बात करना चाह रहे थे? मैं कोई नहीं। देखें, प्रॉब्लम हमारे ये है, किसी ने कहा कान कुत्ता लेके भाग गया, हम कान देखते नहीं, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है, बड़ी सिंपल सी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जजमेंट के ऊपर आप करें, ऑब्जेक्शन करें, कोई एतराज नहीं। और ये जजमेंट, जो कि हम वकील है, हम आम आदमी से ज्यादा समझते हैं। आप किसी वकील को बिठाकर एतराज के उठाएं तो मजा भी आए। आम आदमी देखिए उतना के एतराज कर सकते, इसको कानून की समझ बूझो। लाजमी नहीं है कि कानून, अगर देखे ना, हम लोग इतना पढ़ के आते हैं, रोजाना केसों में पेश होते हैं, जजेस बैठे हुए हैं। चले अब सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं सर, इसको छोड़ते हैं। फिर मुझे बताएं, आप लोगों की जानिब से बहुत तनकीद हो रही थी। अब 15 जनवरी से तो मियाँ साहब आ रहे हैं, अपने जलसे जुलूस शुरू कर रहे हैं और अपना होमवर्क उन्होंने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों के पास उनके ये जो इंतखाबी टेक ऑफ है उसका क्या तोड़ है? देखिए, मेरी बात सुने, वो 21 अक्टूबर से आए हुए हैं और हालत ये है कि एक जलसा भी वो ऐसा नहीं कर सके। माँ सिवाय कमरों में बैठ के टिकटें बांटते रहे, गोल्फ खेलते रहे अंदर बैठ के। ये मजाकन बात कर रहा हूँ। मजा था ना, बिलावल भुट्टो देखे ना, एक लीडर था ना, एक रियल लीडर है कि वो निकला बाहर। हमारा तो लीडर अंदर है ना, कम अदालत में बंद है। और अब 15 तक इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि 15 तक वो बाहर होंगे, जितना जोर डालना था। यानी आप अंदाजा लगाएं, ऐसा भी पूरी दुनिया में होता है कि 9 मई के वाकये कब के हुए हैं कि जब तकरीबन सारे केसों में जमानतें होगी, आज आगे पकड़ के आप गिरफ्तारियां डाल दें, आज आप बैठ के आप कार्रवाइयां शुरू कर दें। ये कुछ ज्यादती है। और यहाँ पर हमारे अदालतों को इस मामले में सोचना है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात है, ये जब इतना लेट हो गया तो 1.5 महीना आगे हो जाएगा, क्या अर्ज है? 1.5 महीना आगे हो जाए, आप 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कर ले तो क्या अर्ज था? एक बड़ी सियासी जमात का लीडर इलेक्शन लड़ना चाहता है, आर्टिकल 218(3) पे अमल दरामद चाहता है ताकि वो आ सके बाहर। सर, लेकिन अब वो ट्राइब्यूनल्स के लिए तो हाई कोर्ट चले गए ना खान साहब, लेकिन अब सजा याफ्ता जो है वो इंतखाबात किस तरह लड़ेंगे? मतलब उसका कोई तरीका कार भी होगा ना, या आप लड़ सकते हैं इलेक्शन? बिल्कुल। मैं देखे ना, जो कि मैंने यहाँ बहस की है ना हम लोगों ने, देखिए 3 नकात बड़े यहाँ में। एक तो रात के अंधेरे में कागजात की नामजदगी मुस्तरद इस तरह की है कि 30 नवंबर को लिस्ट फाइनल होगी और कहा हल्का बदिया छेड़ी नहीं जाएंगी। ये बलूचिस्तान हाईकोर्ट के केस में कर, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट में एक दरखास्त दायर होती है, हमें पता ही कोई नहीं है। और 15 तारीख वाले दिन वो तब्दील कर, जब नोटिफिकेशन आ गया और वो 17 तारीख को अपलोड किया गया प्रपोजल, और सेकेंडर का जो ड्रामेबाजी की वो सामने है। लेकिन इसके अलावा अगली बात है कि जो दिलावर साहब है ना, जो सेशन जज थे तोशा खाना में, उन्होंने सिर्फ सजा सुनाई 3 साल की, उन्होंने नाहली नहीं की जैसे नवाज शरीफ की एवन फील्ड में और नाहली भी की। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, 232 सेक्शन तो तरमीम हुई थी। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार का कोर्ट था, ट्राइब्यूनल था। ये सारा आप चैलेंज कर रहे हैं, अब लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने आएगा और बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। लाहौर का हाई कोर्ट के बेंच के सामने आएगा। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ में फर्क ये है कि नवाज शरीफ की सजाएं उस वक्त मुअत्तल नहीं हुई थी। इमरान खान साहब के केस में सजाएं मुअत्तल हो चुकी हुई हैं। बाकी कन्विक्शन की हद तक जो कि ये कन्फ्यूजन चली आ रही है, वो कोर्टों में मामला अब ले गए हैं, हाई कोर्ट भी ले गए हैं। अब ठीक है, अब देखते हैं, मतलब कोर्ट्स ने फैसला करना है ना। अब कोर्ट्स ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करना है, कोर्ट्स ने जो है वो सियासत को ठीक करना है, कोर्ट्स ने जो है वो मईशत पे फैसले करने हैं, कोर्ट्स ने जो है वो पाकिस्तान का सारा कुछ अब कोर्ट्स के हवाले ही है ना। और कोर्ट्स भी जो है वो कई ऐसे मैटर्स के अंदर इस वक्त हाथ डाल रहे हैं जो बहुत चीज़ें शायद इररेलेवेंट भी हैं, जिसका कोई लेना देना भी ना हो। देखें ना जी, कोर्ट्स की अपनी पोजीशन ये है कि वो 140वां नंबर है और साथ में पब्लिक जो मैटर्स हैं, जो इश्यूज हैं, लोग जो रुल रहे हैं अदालतों के अंदर, वो केसेस पड़े हुए हैं, सारे सियासी केसेस हल हो रहे हैं। सर नहीं, गुजारिश सुन लेना सर, तो अब मुझे बात तो करने दें अजहर साहब। गुजारिश ये है कि अवाम के मसाइल तो वहीं के वहीं हैं, ना पार्टी मैनिफेस्टो दे सकी हैं, ना कोई मैनिफेस्टो तगड़ा लाया जा रहा है, सिर्फ वही एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं जमातें। कोर्ट्स का भी है कि कई ऐसे गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब आप उस चीज़ों से आप क्या पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन अगर यही कोर्ट्स ने फैसला करना है तो फिर हो चुका। महमूद साहब, मुझे बताइएगा जरा, आप सीट एडजस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। मुझे बताएं कि IPP जो है वो हमारे पास उस वक्त आपकी पार्टी की तरफ से जो तर्जुमान है उन्होंने भी कहा कि 20 से ज़ायद नशस्तों पर बात चल रही है, लेकिन अब क्या है मामला? कितनी नशस्तें नून लीग के लिए आप लोग छोड़ रहे हैं, वो आपके लिए छोड़ रहे हैं? अलीम खान साहब के मुकाबले में क्या मरियम नवाज साहिबा जो है वो दस्तबरदार होंगी? लोधरा वाला क्या मामला है? ये टिकटों का अब तक मसला हल क्यों नहीं हो सका है?
देखिए मेरे ख्याल से ये मुज़ाकरात चल रही हैं पंजाब के लिए और मतलब जो है दूसरे पंजाब के शहरों के लिए चल रहा है। जहाँ तक सिंध का है तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि वहाँ पे हम किसी से जो है सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। हम अपने कैंडिडेट्स हमने खड़े किए और हम सारे हलकों के ऊपर मेरे ख्याल से कोई 40 जो है प्रोविंशियल। तो सर मुझे वफाक पे और पंजाब में बताएं ना सर, पंजाब तो बैटलफील्ड बनती है, नंबर गेम तो पंजाब से सेटल होना ना। देखिए पंजाबी का जो है अभी तक सेटलमेंट हुआ नहीं है, नेगोशिएशंस चल रही हैं और चलती रहेंगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि किसी भी पार्टी के कैंडिडेट्स को बिठाना या विड्रॉ करना। देखिए ना वो PMLN के लिए आसान है ना IPP के लिए आसान है। उसकी वजह ये कि आप ये देखें ना, उनके अगर पुराने जो वर्कर्स हैं या पुराने जो लीडर्स हैं उनको वो विड्रॉ कैसे करेंगे। और IPP के लिए ये मुश्किल है कि हमारे पास जो लोग आए हुए हैं वो इलेक्टेबल्स भी हैं और उनके अपने वोट बैंक है तो उनको हम कैसे कह सकते हैं कि जी आप लोग विड्रॉ हो जाएं। तो होगा ये कि मेरे ख्याल से कुछ सीटों पे हो सकता है एडजस्टमेंट हो, बाकी जो है फ्री फॉर ऑल होगा, लोग इलेक्शन लड़ेंगे। तो अलीम खान साहब का, तरीन साहब का तो बता दें, लोधरा का लाहौर का क्या हो रहा है? उसके 2 दिन रह गए, टिकट्स देने हैं, पार्टियों ने लेटर अभी तक मेरे ख्याल से उसके फैसला भी नहीं हुआ। उसका फैसला भी नहीं, उसका भी फैसला अभी तक फरमा रहे हैं कि जी इनके पास इलेक्टेबल्स हैं, उनके अपने लोग हैं, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी मसाइल हैं, तो बेहतर है कि IPP अपना इलेक्शन लड़े, मुस्लिम लीग नवाज अपना लड़े। तो ये बेहतर तो उन दोनों को पता होगा ना, मगर फिर भी नहीं लड़ रहे, तो इस बेहतरी के पीछे सबब क्या है? आपके ख्याल में 15 जनवरी से मियां साहब शुरू कर रहे हैं अपनी कैंपेन, लेट नहीं कर दिया? कि जहांगीर तरीन साहब उठते हैं, जाकर मिलते हैं कभी शहबाज शरीफ साहब को, कभी उठ के जाते हैं, कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब के पास। उस दिन जब वहां पर गए 3-4 दिन पहले फिर जाकर उन्होंने कहा इनको अपनी सीटें निकालना मुश्किल हो चुका है, IPP को ऑफ कोर्स सीटें नहीं निकाल सक रहे। इनकी फेस सेविंग ही मुस्लिम लीग नवाज के साथ आने में है। ये 5 मिनट के लिए अपने जोरे बाजू से जाए ना मैदान में, इनकी जमानतें जब्त होंगी IPP की, तो ये जाएंगे नहीं कभी भी। वो कहते हैं हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनने वाली पंजाब की, और पुरानी बातें कह रही है। वो कह रहे हैं जी क्योंकि हमने आपका साथ दिया था तो अब आप हमारा जो ख्याल रखें, तो किसी हद तक कुछ हद तक बात ठीक भी है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इनकी सिचुएशन ये है, यानी यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर जो टेक्सला की सीट है उसके अंदर आज पूरी मुस्लिम लीग नवाज की जितना कैंट बोर्ड है और जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो है वो वाह कैंट से कहते हैं, वाह कैंट की वो जो सारे उनके जो थे वार्ड मेंबरान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने कहा जाए जी आप दें, हम इनको वोट नहीं देंगे। गुलाम सरवर साहब को कोई हम मानेंगे ही नहीं उनको। यानी पार्टी पूरा इलेक्शन ही हार सकती है, पूरी की पूरी पार्टी मुखालिफ होगी है। तो ये उनके लिए PMLN के लिए डैमेजिंग होगा। डैमेजिंग क्या, वो तो उम्मीदवार ही नहीं लेकर आएंगे ना। नहीं, अगर वो लाते हैं गुलाम सरवर खान साहब को, तो आप कह रहे हैं कि नून लीग वोट नहीं डालेगी? नहीं होगी, तो वो हार ही जाएंगे ना, वे सीट ना अपना बंदा खड़ा करेंगे ना सरवर खान साहब जीत सकेंगे। यही होना आप ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसी तरह फैसलाबाद के अंदर भी सिचुएशन बनी हुई है। ओके, अदर साहब ये जो कह रहे हैं वो जमानतें जब्त हो जाएंगी, सॉरी महमूद साहब ये कह रहे हैं कि जमानतें जब्त हो जाएंगी IPP की, ये खतरा उनको पड़ा हुआ है। अगर ये अकेले इलेक्शन लड़ने जाएं तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगी, लेकिन ज़्यादा कुछ अकोमोडेट नहीं किया जा सकेगा। देखें एक चीज़ मैं बता दूं, ये ज़मानतें जब्त होंगी या रिजल्ट्स क्या आएंगे ये इलेक्शन के 8 तारीख के बाद पता पड़ेगा। मैं इस वक्त उस पर क्या कमेंट करूं। देखिए ना, हर आदमी का अपना हक है और अपना व्यू देने का हक है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब जैसे हम कराची में अब हम कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, और सब जमातों के सामने हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें PTI भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, MQM भी है, जमात भी है, तहरीक जो है लब्बैक भी है। तो 242 में आप शहबाज साहब को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? और जो रिजल्ट्स आएगा, नहीं देखिए मेरे ख्याल से हम जो है सिंध के हद तक जो मैं कहूँगा, हम सारी पार्टीज अब इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप 242 में शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने नहीं जा रहे, अपना इलेक्शन लड़ेंगे उधर? जी हम तो सिंध में जो है हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। राइट, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करें।
वेलकम बैक। अदर साहब जरा क्विकली जवाब दीजिएगा, अब टाइम थोड़ा कम है, मैं सबसे जल्दी इसका जवाब लेना चाहता हूं। ये अगर इस्तीफा मंजूर हो गया जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब का, तो फिर क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई कार्रवाई कर सकती है जज के खिलाफ, या उनके इल्जामात का क्या बनेगा? ये एक बड़ा खतरनाक चैप्टर है। तारीख में हमने देखा कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब भी आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके, उनके मिसेस के हवाले से भी मामला नहीं आ सका। मैं सालों से नैब को मैं चेयरमैन नैब को लिख चुका हूं कि नैब जजेस के बारे में इंक्वायरी करने के हवाले से इख्तियार है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कुछ नहीं कर सकती है, वो जजेस को रिमूव करने के हवाले से और कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। बाकी जहां तक मामला है, यानी इस वक्त प्रॉब्लम जो है वो जरा समझिएगा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपने ग्रुपों का एक मसला है, वो हमें भी पता है, पूरे पाकिस्तानी बार काउंसिल्स को पता है कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। वरना यही था कि जस्टिस काजी फाइसा के दौर में वक्त लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस का कदम करार दिया था, वो भी मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं देखा। आज भी अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे मामले को तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। अल्लाह करे कि लेकिन सर उन्होंने तो अपना केस को कंटेस्ट किया ना, उन्होंने अपना केस कंटेस्ट किया डिस्पाइट ऑल प्रेशर्स और क्रिटिसिज्म। कोर्ट में देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइसा ने ही कंटेस्ट किया, जुडिशल काउंसिल में करते तो हम भी समझते बड़ा जबरदस्त रहना। राइट, क्विकली ये पॉइंट टेकन सर। देखिए जस्टिस काजी फाइज साहब भागे नहीं हैं, ये जूतियां छोड़ के भागे हैं। बातें बड़ी बड़ी घुरियां मारना, देखना, बड़ा मूड दिखाना, ठीक है। और एक्चुअली बात ये निकली एक्चुअली आपकी हिम्मत इतनी थी कि आपने कहा कि मैं मरात ले लूं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो ले लूं, अपने जो है ना वो पेंशनें अपनी जो है वो मैं विड्रॉ करता रहूं, मैं अपनी तमाम मरात ले सकूं, इसलिए मोहतरम इस्तीफा दिया और वो पतली गली से भाग गए। तो अब आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? मेरा ख्याल है कि नहीं होगी, उन्होंने इस्तीफा होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू सो मच। 30 सेकेंड महमूद मौलवी साहब, आपकी राय इस बारे में, जो जज साहब इस्तीफा दे के चले गए, उनके केसेस उन्होंने कहा वो फिर आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं, फिलहाल मैं तो जा रहा हूं। देखिए, मेरा तो पहले तो एतराज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए अब मेरे भाई जो लॉयर भी हैं, उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे कि जी वो ऐसे, ये तो होना नहीं चाहिए। उसकी वजह कि इस वक्त वो सिटिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जो मेरे भाई कह रहे थे कि वो फलाना है और उनकी वो जो है मनी ट्रेल नहीं दे सकी और ये दे नहीं सकी। जब वो मुझे कह रहे थे तो ज़रा देखें ना, ये चीज़ें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि देखें इस वक्त वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। मेरे ख्याल से जब वो डिसीट हो जाए, जब आप लोग ऐसी बातें करें, जब आप ऐसी बातें। थैंक यू सो मच महमूद मौलवी साहब, अजहर सिद्दीक साहब, हसन अयूब साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।